जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का लेक्चर है कार्ल मार्क्स का। एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और ये एनटीए का समाजशास्त्र का सेकंड पेपर का ये थर्ड थिंकर का सेकंड लेक्चर है। दो थिंकर के लेक्चर भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं आपके इमाल दुर्कीम और बेबा साहब, उसको भी देख लीजिएगा। और आज का चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम देखते हैं, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत देखेंगे, और अतिरिक्त मूलक का सिद्धांत भी देखेंगे हम इस लेक्चर में। और थर्ड है आपका वर्ग संकर का सिद्धांत क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक माना जाता है आपका। मार्क्स के अतिरिक्त ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इतिहास की अथवा व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद को। और यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद आपका उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। यह द्वंद्वात्मक पद्धति की तरह दार्शनिक चिंतन का भी विषय नहीं है, बल्कि अनुभवात्मक मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता से आरंभ होता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति मार्ग होता है उसका, और निर्धारित करते हैं। वे राजनीतिक कानूनों सामाजिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्वों में दिखाई देते हैं। फर्स्ट है इनका आधार और सेकंड है अधिसंरचना। इन पर भी डिस्कस करेंगे। मार्क्स के अनुसार समाज का प्रमुख तत्व अर्थात उत्पादन प्रणाली था। जो कार्ल मार्क्स का जो प्रमुख तत्व था वह उत्पादन प्रणाली था। और आधार में परिवर्तन से अधिसंरचना अर्थात सामाजिक कानून राजनीतिक धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। मार्क्स के शब्दों में देखें तो उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध ही बदल जाते हैं। अगर उत्पादन प्रणाली तेज़ी से होगी तो मनुष्य के ऑटोमेटिक विकास तेज़ी से होगा। जब उत्पादन का हाथ चक्की से होता है, उत्पादन का हाथ की चक्की से होता है, तब सामंतवाद अस्तित्व में आता है। और जब उत्पादन भाव की चक्की से होता है तब पूंजीवाद का जन्म होता है। और आगे देखते हैं हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स ने इसको 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। आदिम साम्यवाद, और आपका सेकंड है दास व्यवस्था, तो थर्ड उत्पादन एवं एशियाई पद्धति का प्रणाली, साम्यवाद, पूंजीवाद युग में क्या है और सरबराह क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट देखते हैं आदिम साम्यवाद युग में क्या था। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद अथवा साम्यवादी थी। इसकी संपत्ति सामूहिक थी और शोषण का अभाव था आदिम साम्यवाद में। और दास व्यवस्था में दास व्यवस्था में मार्क्स का कहना था कि हाल के आविष्कार और कृषि अवस्था के आविष्कार के साथ साथ कुछ लोगों में भूमि पर आधिपत्य जमा लिया और कुछ लोग उनके अधीन कार्य करने लगे। दास युग में कुछ लोगों ने अपना ज़मीन पर आधिपत्य दबा लिया और कुछ लोग थे उसी ज़मीन पर अपना कार्य करने लगे, उनके अधीन हो गए, जिसे दास कहा जाने लगा। और इस प्रकार समाज 2 भागों में बट गया, सरबराह वर्ग और दास वर्ग में विभाजित हो गया आपका। दास वर्ग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की संख्या अधिक थी आपकी, ये दास वर्ग है। इसलिए मालिकों को डर रहता था कि दास विद्रोह करके उन्हें नष्ट न कर दें, अतः उन्होंने दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रण रखते हुए राज्य सत्ता कानून पुलिस जेल को जन्म दिया ताकि बचे रहें वो लोग। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन यूनानी नगर राज्यों को देखने को मिलती है।
और एशियाई की उत्पादन प्रणाली पर नज़र डालते हैं। मार्क्स ने इस अवस्था की विशेषताओं को सिर्फ एशियाई देशों तक सीमित नहीं रखने के लिए दिया था, ऐसा नाम नहीं दिया, लेकिन मार्क्स का यह स्पष्ट मानना था कि अत्यंत व्यापक क्षेत्रों इस प्रणाली की उपस्थिति के कारण इसे अनदेखा न किया जा सके। ये लिखा आपका, अनदेखा न किया जा सके, और इसे इतिहास की प्रमुख अवस्थाओं में शामिल करना भी आवश्यक है। मार्क्स इस प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा कि इसे राज्य और सुविधा संपन्न सामाजिक वर्ग सदस्यता कृषकों को उनकी उपज का सिर्फ एक भाग ही उपभोग के लिए देते थे और शेष भाग स्वयं अधिकार में लिया जाता। मतलब बड़े लोग थे वह सिर्फ खेती का 1% ही किसान को देते थे और बकाया वो खुद अपने पास रख लेते थे। अर्थात उत्पादन करने वाले कृषकों की संपूर्ण उत्पादन वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण था और उस उत्पादन में एक निश्चित भाग उत्पादन करने वाले कृषकों को दिया जाता था उनकी जीविका के लिए वो, और शेष भाग राज्य अपने अधीन कर लेता था। और सामंतवादी युग आया, इसमें क्या था, इसमें बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। जुताई बड़े बड़े स्तर पर होने वाली भूमि स्वामित्वों के उदय के साथ साथ सामंतों का उदय हुआ और दास अथवा कृषक बन गए। जो दास थे वह कृषक बन गए, यानी कि वो खेती किसानी करने लगे। और इस अवस्था में भी समाज दो भागों में विद्रोह में वर्गों में बट गया था, सामंतवाद और किसान, ये दो थे। सामंत किसानों का शोषण करते थे, परंतु इस समय अनेक वस्तुओं जैसे कर दे थे, मशीन थी आदि का भी आविष्कार हुआ था। मशीनों का डेवलप हुआ है सामंतवादी युग में, और मशीन का आविष्कार होने पर सामंती समाज पूंजीवादी समाज में बदल गया। जब मशीन डेवलप होगा, इंडियन सोसाइटी अपनी डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिक बदलाव आएंगे, ऑटोमेटिक लोग सामंती से पूंजीवाद की ओर बदल जाएंगे। और मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवादी आया और भाप के इंजन का आविष्कार करने के साथ पूंजीवादी अस्तित्व में आया। पूंजीवादी अस्तित्व क्या है? पूंजीवादी समाज भी शोषण और शोषित दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित था। शोषक वर्ग का उत्पादन साधनों उद्योगों पर नियंत्रण था, जो शोषण करते थे उनका उद्योगों पर नियंत्रण था, जबकि शोषित वर्ग यानी कि जो श्रमिक थे वह उद्योगों के श्रम करता था, वह उद्योगों के लिए काम करते थे, बड़े आदमियों के लिए। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी वर्ग का उद्योगों के साथ राज्य जैसी संस्था पर ही नियंत्रण था, जिनका उपयोग वह श्रम वर्ग तथा दमन करने के लिए करते थे। वस्तुतः पूंजीपति श्रमिकों को उनके श्रम का बहुत कम प्रतिशत देते थे, जिसके कारण श्रमिक वर्ग की दशा दयनीय हो गई। यानी कि बहुत कम उनको मूल अपने काम का श्रम का मूल्य दिया जाता था, इसलिए उनकी दशा बहुत बेकार हो गई थी। यहाँ कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि आदिम साम्यवाद सामुदायिक है। आदिम साम्यवाद क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने? कि कहा कि आदिम साम्यवाद वह सामुदायिक है, जबकि बाद के आने वाले समाज व्यक्तिगत और संपत्ति के शोषण के कारण शोषित हैं। ये भी ठीक कहा था कार्ल मार्क्स ने। और आगे देखते हैं क्या कथन है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति समाज में पूंजी का विकेंद्रीकरण होने लगता है, जिससे पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी होती है और श्रमिक वर्ग का आकार और शोषण बढ़ता जाता है। श्रमिकों के शोषण के कारण उनके वर्ग चेतना का उदय होता है। जब लोग ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो उनका ऑटोमेटिक ही वर्ग चेतना का उदय ऑटोमेटिक होगा। वे संगठित होकर पूंजीपति वर्ग को धराशायी कर उत्पादों साधनों यानी उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसी के साथ सर्वहारा और अधिनियंत्रण तंत्र की अवस्था का आरंभ हो जाता है। यानी कि जब जो शोषण वर्ग थे, जो वह सब लोग इकट्ठा होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लड़े, उन्हीं और अपने उद्योगों को अपने अधीन किया और नियंत्रण स्थापित करके इसी के साथ सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की अवस्था आरंभ हो जाती है। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र देखते हैं क्या कहता है। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते थे। श्रमिक थे वह उत्पादन के साधनों पर खुद नियंत्रण रखते थे। मार्क्स की बात करें तो इन्होंने लुटेरों की लूट किया जाता था। लुटेरों को लूट लिया जाएगा। इससे सत्ता का प्रयोग शासन वर्ग स्वार्थपूर्ति के लिए नहीं बल्कि शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। इससे उत्पादन के प्रमुख साधनों को सर्वाधिक स्वामित्व में रखा जाएगा ताकि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन सकें। और मार्क्स के अनुसार
ये लिखा है मार्क्स के अनुसार जब संपूर्ण समाज श्रमिक वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा तब सर्वहीन तब वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। यानी कि मार्क्स का ये कहना था कि मार्क्स के अनुसार जब संपूर्ण समाज यानी कि पूरा जो हमारी सोसाइटी है वह श्रमिक वर्ग में परिवर्तन हो जाएगी तब वह वर्गहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। यानी कि वहाँ पर शोषण नहीं किया जाएगा तब समाज की बनने लगेगा। ऐसे ही समाज के लिए राज्य की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी तब ऐसे समाज में राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात राज्य का भी अंत हो जाएगा और अंततः राज्य विहीन शोषण विहीन वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। ये मार्क्स का मानना था। और मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था चाहे वह कितनी ही खराब ही क्यों ना दिखाई दे अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है। यानी कि जो भी अवस्था हो वह हमारी पिछली अवस्था से अच्छी ही होती है। मतलब समझ लीजिए जो सोसाइटी जो 1990 में थी और जो 1950 में थी उसके पहले थी वह डेवलप ही होती रही। और आज हम लोग मॉडर्नाइजेशन का युग है, 2022 चल रहा है, टेक्नोलॉजी के युग में सभी लोग जी रहे हैं। तो यही कहना था उनका कि पिछली अवस्था से वह उत्तम ही होती है और इसलिए मार्क्स को प्रगतिशील सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए मार्क्स ने प्रगतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। कैवेट सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। एक कैवेट थी उन्होंने सर्वप्रथम साम्यवाद पद का शब्द का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल में प्रस्तुत किया है इन्होंने। और पूंजीपति अर्थव्यवस्था का इन्होंने गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि व्यवस्था शोषण पर आधारित होती है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का जो शोषण करते थे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकॉर्ड स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने मूल सिद्धांत श्रम पर आधारित किया था। और मार्क्स के शब्दों में देखते हैं तो श्रमिक जो पैदा करता था और जो प्राप्त करता था उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, यानी कि देख लीजिए किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 50 रुपये है, बताया है किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है, तो पूंजीपति श्रमिकों को इस वस्तु के उत्पादन के लिए मात्र 10% ही देता था, यानी कि 10 रुपये ही देता था और जो शेष 40 रुपये बचे वह अपने पास रख लेता था मालिक। तो वह अतिरिक्त मूल्य हो गया, मतलब वह ज़्यादा मूल्य हो गया तो अतिरिक्त मूल्य हो गया। और मार्क्स के अनुसार इसलिए अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिक का शोषण होता था। यही कारण है मार्क्स कहते थे कि श्रमिक का शोषण हो रहा है और इसके अतिरिक्त मूल्य से ही पूंजीपति पूंजी का एकत्रीकरण करते थे, क्योंकि जब पूंजीपति उनका 40% रहेगा और हम किसी का 10% रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग बड़े आदमी बन जाएंगे, पूंजीपति में चला जाएगा वो वर्ग। और मार्क्स के अनुसार इसी अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिकों की पूंजीपति समाज की दशा दयनीय हो जाती है। और आगे हम देखते हैं मार्क्स का वर्ग सिद्धांत क्या कहता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद ही नहीं उपस्थित है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल होती है। और मार्क्स ने आर्थिक न्यायवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात से देखी है कि समाज में सदैव एक ही विरोध आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। यानी कि एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा वर्ग वह है जिसके पास शारीरिक श्रम है। यानी कि एक पूंजीपति एक श्रमिक वर्ग, दो वर्ग में विभाजित हो गया। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, ऑटोमेटिक बात है। और समाज के शोषण और शोषित ये दो वर्ग ही सदा आपस में संघर्षरत रहते हैं। इसमें समझौता कभी संभव नहीं दिखाई देगा, इसमें समझौता कभी नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं मार्क्स मुख्यतः रूप से दो भागों में की कल्पना करते हैं, जो आधुनिक समाज और सक्रिय समाज राजनीतिक इकाई है। इसमें एक वर्ग मध्य वर्ग है जो नगरों में रहता है और दूसरा व्यापार में लगा रहता है। यह नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि लेता है। और आपका दूसरा वर्ग है वह औद्योगिक सर्वहारा वर्ग है। यह नगरों में रहता है लेकिन यह वर्ग राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। और आधुनिक समाज में इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है। आज के युग में ये दोनों वर्गों के बीच संघर्ष हो रहा है। मार्क्स की मान्यता है कि अंततः इस
संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और उसी वर्ग का आधिपत्य स्थापित होगा। और सर्वहारा वर्ग का इतिहास मानव जाति का इतिहास है। इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग को आंदोलन कहते हैं। प्रत्येक काल में और प्रत्येक देश में ये वर्ग आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर महान आंदोलन को जन्म देते हैं। प्राचीन रोम में कुलीन सरदार साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। कुलीन यानी कि जो बोझ ढोते थे उनको कुलीन कहते हैं। और मध्य वर्ग में सामंत सरदार जमींदारी कामगार हैं आपके, इनका सबसे सेवक होते थे। और प्रायः इस सामंतवादी वर्गों की उपश्रेणियाँ होती थीं और इनमें कभी खुलकर और कभी छिपकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कभी खुल के संघर्ष चल रहा है, कभी छिप कर के संघर्ष चल रहा है। प्रत्येक समाज में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप या तो समाज की क्रांति होती है या फिर संघर्ष में दोनों पे वर्ग नष्ट हो जाता है। क्योंकि क्रांति होगी तो ऑटोमेटिक वर्ग होगा और संघर्ष होगा तो ऑटोमेटिक ही विनाश का कारण बनेगा। यह उल्लेखनीय है कि समाज में मार्क्स ने बुर्जुआ तथा श्रमजीवी शब्द की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की है। श्रमजीवी वर्ग की केवल एक परिभाषा उल्लेखनीय है जो एंजल ने दी थी। इसके अनुसार श्रमजीव वर्ग समाज का वर्ग है जो अपनी जीविकारोपण के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर नियंत्रण करता है, न कि पूंजी के द्वारा प्राप्त लाभ पर। उनका सुख दुख, जीवन मरण पोषण, उनका संपूर्ण अस्तित्व उनके श्रम की मांग पर निर्भर होता था। जहाँ तक बुर्जुआ का प्रश्न है तो संभवतः लेकिन इस बात पर ही कहा जाता था कि बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामित्व है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम के अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता था, जो हाथों में शोषण का एक महान अस्त्र सौंप देती थी, जिसे श्रमिक कभी पसंद नहीं करते थे। तो आज का ये लेक्चर हमने देखा और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा मार्क्स का क्रांतिकारी का सिद्धांत है और राज्य पर मार्क्स की क्या विचारधारा है और अतिरिक्त काल में सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य कैसा था, राज्यविहीन वर्ग और समाज की आदर्श कैसा है, इन पर डिस्कस करेंगे। और आपका मार्क्स की कौन कौन सी पुस्तकें हैं प्रिय, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।